हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। ऑल्सो बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 12 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। नोट्स जरूर बना के चलना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले इंडिया अलोंग विद विच कंट्री अमेंडेड। सो इंडिया ने किस कंट्री के साथ अभी अमेंड किया डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट? तो इंडिया ने मॉरिशस के साथ यहाँ पे अमेंड किया डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट, DTAA।
DTAA। इसका एम रहेगा कि जो टैक्स इवेजन है राइट, उसको यहाँ पे ख़त्म किया जा सके। हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडियंस दूसरी कंट्री में जाके काम करते हैं और वहाँ पे अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरलैंड में वो अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे उनकी सैलरी है, तो वहाँ पे वो अपनी सैलरी पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो जब वो पैसा इंडिया भेजते हैं वापस, तो क्या उनको वापस से टैक्स देना पड़ेगा? तो अभी के लिए सरकार कुछ कंट्रीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल 85 कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने DTAA साइन कर रखा है, और यहाँ पर उनको इंडिया जब वो पैसे भेजते हैं तो कुछ अमाउंट तक वहाँ पर उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हमें देखने को मिल रहा है, तो अब आपको यहाँ पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता, करेक्ट। तो मार्क करके चलेंगे, इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री अमेंडेड डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो ये था मॉरिशियस के साथ। अभी यहीं पर अगर हम देखें, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशियस, इन्होंने अमेंड किया इंडिया मॉरिशियस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट टू फोकस ऑन द प्रिवेंटिंग टैक्स इवेजन इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट फ्लोज। यहीं पे अगर हम बात करें अमेंडमेंट की, ये बेसिकली एम क्या था कि म्यूचुअल जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, उसमें अगर आपको टैक्स पे करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो आप वहां पे बचा सकते हैं अपने टैक्स को, और कोई टैक्स इन्वेजन ना हो। इवन यहाँ पर अब एजेंसीज के द्वारा एक, अभी हम आगे देखेंगे, PPT प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, ये करा गया कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस है, दे कैन डिनाई द टैक्स ट्रीटी बेनिफिट, अगर कोई भी पर्सन जो टैक्स है उसको बेनिफिट को मिस यूज कर रहा है, राइट, फॉर ग्रांटेड ले रहा है, या फिर अपने सिर्फ फायदे के लिए, टैक्स के फायदे के लिए ही वहां पे टैक्स बचा रहा है, तो उसको वहां पे खत्म करा जा सकता है। यहीं पर अगर हम देखें कुछ हाइलाइट्स, तो ये जो एक्सप्रेशन था एनकरेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होगा, हैज बीन रिमूव फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ द अग्रीमेंट, एंड ये हाईलाइट करता है शिफ्ट इन द फोकस टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग द टैक्स इवेजन ओवर प्रमोटिंग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट फ्लोज। इसका एम्फेसिस रहेगा इंडियाज कमिटमेंट टू इंटरनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशन स्टैंडर्ड्स व्हाइल रेजिंग क्रिटिकल कंसिडरेशंस फॉर इन्वेस्टर्स लेवरेजिंग इंडिया मॉरिशियस कॉरिडोर। अगर DDT की बात करें, DTAA की बात करें, ये अग्रीमेंट साइन किया गया था ऑन 24 अगस्त 1982 में, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1983, एंड इट स्टेटेड दैट द कैपिटल गेन्स टैक्स ये पे किए जाएंगे इन द कंट्री वेयर द फॉरेन इन्वेस्टर वाज बेस्ड। जैसे अगर हमने आयरलैंड की बात की, तो आयरलैंड में अगर वो बेस्ड होंगे तो कैपिटल गेन टैक्स उन्हें वहीं पे करने पड़ेंगे। देयरफॉर द रेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स इन मॉरिशियस वाज 0, करेक्ट। तो जो DDT है मई में वॉज अमेंडेड, एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट इन द केस ऑफ शेयर्स परचेज्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2017 द कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी विल बी टैक्स्ड इन इंडिया ओनली, करेक्ट। अगर वो बाहर के व्यक्ति हैं और इंडिया में इंडियन शेयर्स को बाय करते हैं, इंडियन कंपनीज के शेयर को बाय करते हैं, तो उनका टैक्स मॉरिशस में नहीं लगेगा, अब वो टैक्स कहां पर लगेगा, इंडिया में लगेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें मॉरिशस की बात करें, तो ये 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का हमें देखने को मिलता है। 4 लाख करोड़ का यहाँ पे वर्थ आ जाता है FPI का, जो कि 6% है ऑफ द टोटल FPI एसेट्स इन इंडिया। नेक्स्ट है काबिल। काबिल क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली एक MOU साइन किया CSIR के IMMT के साथ। IMMT क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी के साथ ये MOU साइन किया गया फॉर टेक्निकल एंड नॉलेज कॉपरेशन के लिए। बेसिकली नई टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे डेवलप करने के लिए, न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हमें पता लगाने के लिए कि मिनरल्स एक्सप्लोरेशन में, माइनिंग में, मेटल्स एक्सप्लोरेशन में हम क्या मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी माइनिंग मोर फीजिबल हो सके, ज़्यादा बेटर आउटपुट आ सके, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हम यहाँ फॉलो कर सके। यहीं पर अगर हम देखें, अगर जो आपका ये है काबिल, इन्होंने किसके साथ MOU साइन किया, IMT के साथ फॉर नॉलेज कॉर्पोरेशन, करेक्ट, एंड इट वाज एट नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको कॉर्पोरेट ऑफिस में, कहां पर, भुवनेश्वर ओडिशा में। काबिल की बात करें, इनका जो ये MOU रहेगा, बेसिकली यहाँ पर काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ये यूज़ करेगा सर्विसेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, जैसे हमने देखा फॉर डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस टेस्ट, वर्क प्लान्स बनाने के लिए, डाटा फ्लो शीट्स बनाने के लिए, क्या प्रोसेस हमें, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए मेटल एक्सट्रैक्शंस के लिए, एंड सो ऑन। यहीं पर अगर काबिल की अगर हम बात करें, तो काबिल ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन 3 गवर्नमेंट कंपनीज, नालको, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, और ये 40-30-30 रेशो के अंडर आता है।
काबिल को इनकॉर्पोरेट किया गया था 2019 में। चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे? श्रीधर पात्रा। सीईओ कौन रहेंगे? सदाशिव समात्रे। एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट्स 2024, किस यूनिवर्सिटी ने रैंक किया है इंडिया टॉप यूनिवर्सिटी फॉर डेवलपमेंट स्टडीज? तो यहाँ पे JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये इंडिया की रैंक 1 रही इसकी इन द डेवलपमेंट स्टडीज में। करेक्ट। ग्लोबली बात करें तो 20th पोजीशन पे आ जाता है। क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग की बात करें तो ये 14th एडिशन था इस पर्टिकुलर क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का। करेक्ट। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू JNU एज द हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूशन इन डेवलपमेंट स्टडीज और 20वीं रैंक इसकी रही ग्लोबली। अगर हम और डाटा देखें तो हार्वर्ड ने टॉप किया इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इसी के साथ साथ लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन में भी हार्वर्ड ने टॉप किया, नेचुरल साइंसेज में भी हार्वर्ड ने टॉप किया, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में भी हार्वर्ड ने टॉप किया। देन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, MIT फर्स्ट पर, स्टैनफोर्ड सेकंड पे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड थर्ड पर आ जाता है। ये तो था ग्लोबली बात करें। अगर इंडिया की बात करें तो डेवलपमेंट स्टडीज में JNU ने टॉप किया, इंडिया की रैंक रही 1 यहाँ पर इंडिया में एंड ग्लोबली रैंक रही इसकी 20। बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज की बात करें तो IIM अहमदाबाद, ये इंडिया में इसकी रैंक रही 1 और ग्लोबली 22वीं पोजीशन पर रहा। इंजीनियरिंग एंड मिनरल माइनिंग की बात करें तो IIT बॉम्बे ने टॉप किया, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है इंडिया में और 25वीं रैंक है ग्लोबली। इंजीनियरिंग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की बात करें तो IIT मद्रास इंडिया पे फर्स्ट पोजीशन में एंड ग्लोबली ये 29 पोजीशन पे आता है। फिर यहीं पे हम देख सकते हैं जो JNU है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसने इंडिया में टॉप किया इन वेरियस सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश एंड लैंग्वेज, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स में JNU ने यहाँ पे टॉप किया। अगर हम डेंटिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज जो कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, चेन्नई तमिलनाडु में है, इसने सिक्योर किया 24th स्पॉट ग्लोबली एंड इंडिया में ये ओनली इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसने परफेक्ट स्कोर किया 100 आउट ऑफ 100 इन द QS इंडिकेटर्स एंड इट इज द नंबर 1 मैट्रिक विद द डेंटिस्ट्री टेबल। ऑन डेंटिस्ट्री में ये इंडिया में टॉप पर है, ग्लोबली ये 24 पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कुछ और डाटा देखें तो 69 इंडियन यूनिवर्सिटीज फीचर करती हैं 2024 के क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट्स में विद 424 एंट्रीज। ये मार्क करता है 19.4% इंक्रीज फ्रॉम 2023। इन ब्रॉडर एशियन कंटेक्स्ट इंडिया सेकेंड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री आफ्टर इन एशिया आफ्टर चाइना, जहाँ पे 101 इंस्टीट्यूशंस थे इस लिस्ट में। इंडिया की 69 यूनिवर्सिटीज थी लिस्ट में। देन इंडिया रैंक्ड 5th रीजनली फॉर द नंबर्स ऑफ एंट्रीज इन द टॉप 200 एंड 6th फॉर द टॉप 100 एंट्रीज। यहीं पर अगर कुछ पुराना डाटा देखें तो 8th एडिशन ऑफ इंडिया रैंकिंग रिलीज की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रिपेयर की गई थी ऑन द पैरामीटर्स बाय NIRF जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। यहाँ पर IIT मद्रास एंड IITM चेन्नई तमिलनाडु इन्होंने टॉप किया इन द लिस्ट फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम ऑफ द इंडिया रैंकिंग्स। फिर यहीं पे बात करें टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की तो IISc बेंगलोर का रैंक 1 रहा अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूट्स, फॉलिंग इनटू द 201 से 250 के बैंड रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2017। अगर क्वाकरेली साइमन सिर्फ क्वाकरेली साइमन इंस्टीट्यूट की बात करें जो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज करता है, CEO कौन रहेंगे यहाँ पे? जेसिका टर्नर। हेडक्वार्टर कहाँ क्या रहेगा इसका? लंदन UK में हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट किया ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम टू ग्रो बाय हाउ मच % इन 2024। तो अकॉर्डिंग टू दिस WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें इन्होंने बताया कि जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम है ये ग्रो करेगा बाय 2.6% इन 2024। वहीं पर अगर हम बात करें 2025 की, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.3%। ठीक है। 2023 में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था लेकिन अब जो डिमांड है वो वापस आती हुई दिख रही है और हम देख रहे हैं कि 2024 और 25 में ये जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये आप रिपोर्ट का नाम देख सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर अप्रैल 2024 WTO के द्वारा रिलीज की गई थी एंड जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम है इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 2.6% इन 2024 एंड 3.3% इन 2025। ये जो डाटा है ये वेरी कर सकता है बिकॉज ऑफ वेरियस जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जो कन्फ्लिक्ट चल रही हैं, तो ये डाटा थोड़ा बहुत वेरी कर पाएगा। राइट। अगर हम बात करें 2023 का
WTO ने प्रोजेक्ट किया था कि जो वर्ल्ड मर्चेंटाइज ट्रेड है दिस विल बी ग्रोइंग बाय जस्ट 0.8% 2023 में। ठीक, इसी के अलावा हाई इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला था। कंट्रीज इनका एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया था, जैसे रशिया का, चाइना का, जापान का, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का। वहीं पे जो एक्सपोर्ट हमें इंक्रीज देखने को मिला था वो था जर्मनी का, मैक्सिको का। फिर इसी के अलावा मेजर कंट्रीज, मेजर इकोनॉमीज सॉ अ डिक्लाइन इन द इंपोर्ट्स एक्सेप्ट यूएई का इंपोर्ट बढ़ गया था 7% से, रशिया का इंपोर्ट 10% से बढ़ गया था, सऊदी अरेबिया का भी हमारा जो इंपोर्ट था वो 10% से बढ़ गया था। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस 2023 में इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट वाज 1.8% एंड इंपोर्ट्स वाज 2.8%। वहीं पर अगर WTO की हम बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहां पर हम देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल कौन है, नकोजी ओकोंजो-इवेला। हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 164 मेंबर नेशंस हैं। 1995 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। वहीं पर अभी हम देख रहे हैं जैसे चाइना में जो डिमांड है वो बहुत कम हो गई है 2024 में, करेक्ट। यूएसए में भी हम देख रहे हैं जो इन्फ्लेशन अभी था वापस 4% के करीब है, तो जो रेट कट्स हैं वो भी बहुत लेस लाइकली हैं, करेक्ट। तो मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि देयर इज अ हाई चांस कि काफ़ी ज़्यादा हमें चेंज देखने को मिल सकता है, बट जो स्पेंडिंग पावर है वो लोगों की कंटिन्यूसली बढ़ती दिख रही है हमें एज कम्पेयर टू पिछले 3 से 4 सालों में, बिकॉज लॉकडाउन में बहुत जो स्पेंडिंग पावर थी वो कम हो गई थी, करेक्ट। उनके पास पैसा भी नहीं था, एक्सेस कैश नहीं था, सेविंग्स नहीं थे कि वो इन चीज़ों पे खर्च कर सकें। लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं जो स्पेंडिंग पावर है वो वापस आती हुई हमें दिख रही है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आधार ATM सर्विस फैसिलिटी को। आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, आपको ATM में नहीं जाना पड़ेगा, ताकि कैश विड्रॉल करना है पोस्टमैन आपके घर पे आएगा, आपकी आधार वेरिफिकेशन करेगा एंड आपको वहां पे वो कैश डिलीवर कर देगा। अगर आपको पैसे जमा कराने हैं तो उस केस में भी आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। ये एक आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है AEPS। ये इंट्रोड्यूस किया गया बाय NPCI के द्वारा एंड यहाँ पे IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ये आधार ATM सर्विस फैसिलिटी। इससे क्या होगा, ये एनेबल करेगा कस्टमर्स को टू अवेल कैश विदाउट विजिटिंग अ बैंक और एन ATM, करेक्ट। सिंपली ये आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा कैश विद द हेल्प ऑफ अ पोस्टमैन और अ ग्रामीण डाक सेवक। आपको क्या करना है, ये जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है वो 10,000 रुपए की होगी ऑन दिस सिंगल APS ट्रांजैक्शन, करेक्ट। और आपका आधार वेरीफाई होगा। आधार वेरीफाई होते ही आप यहाँ पे पेमेंट अपने घर पे भी डायरेक्टली मंगा सकते हैं। सर्विस प्रोवाइड होगी जैसे यहाँ पे AEPS में होगी, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, ये आप डायरेक्टली इस फैसिलिटी से अवेल कर सकते हैं, करेक्ट। कुछ डोर स्टेप सर्विस है तो कुछ चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, करेक्ट, ज़्यादा नहीं होगा, छोटी सी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर आपकी लगेगी। NPCI की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, RBI का ये इनिशिएटिव था एंड IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, RBI एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का ये इनिशिएटिव था। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007 के अंडर इसको बनाया गया था ताकि इंडिया में एक रॉबस्ट पेमेंट स्ट्रक्चर लाया जा सके। MD एंड CEO की बात करें कौन है, मिस्टर दिलीप एसबे, NPCI की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, इस्टेब्लिश किया गया 2008 में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो MD एंड CEO R विश्वेश्वरन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इस्टेब्लिश किया गया 2018 में। टैगलाइन रहेगी आपका बैंक आपके द्वार, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडिया की GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 24-। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्होंने पहले प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया 6.3% से ग्रो 6.7% से ग्रो करेगा, लेकिन उन्होंने अपने फॉरकास्ट चेंज कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया 7% से यहाँ ग्रो करेगा इन 2024, ठीक है। पहले 6.7% था, उसको बढ़ा के अब 7% कर दिया है। रीजन बीइंग जैसे हम जानते हैं प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। फिर हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया की काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इंडिया काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, करेक्ट, एंड ये यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर 2025 की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है इंडिया 7.2% से ग्रो करेगा। 2024 में 4.6% का इन्फ्लेशन बताया गया और 4.5% का 2025 में, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, मत्सुगु असाकावा।
1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर रहेगा एंड 68 मेंबर कंट्रीज रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है NIIF। इन्होंने इन्वेस्ट किया $200 मिलियन इन आई बस टू बूस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो देखो, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, इन्होंने $200 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात की गई, क्लोज टू 1660 करोड़ रुपए इन आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन कंपनी है। ये इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है, करेक्ट। एंड यहाँ पे याद रखेंगे ये जो इन्वेस्टमेंट है इन इंडियाज डिजिटल इंडिया मिशन, ये की जाएगी थ्रू NIIF के मास्टर फंड से। और NIIFL का जो ये मास्टर फंड है, ये इंडिया का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिसका बेसिक एम क्या रहता है कि हाई क्वालिटी बिजनेसेस को हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके दें। नेक्स्ट, ICICI लॉम्बार्ड, इन्होंने पार्टनर किया पॉलिसी बाजार के साथ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म। आई रिपीट, ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अभी पार्टनर किया इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म पॉलिसी बाजार के साथ, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ ICICI लॉम्बार्ड प्रोवाइड कराया जा सके टू वाइड यूजर बेस ऑफ पॉलिसी बाजार। करेक्ट, जो पॉलिसी बाजार के कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस से काफ़ी सारी इंश्योरेंस प्रोक्योर कर पाएंगे, जैसे मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ, ट्रैवल, होम इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं फोन पे। इन्होंने पार्टनर किया ई सेवा के साथ एंड हान पोखरा के साथ टू प्रमोट UPI पेमेंट। आई रिपीट, ये ई सेवा क्या है? ये एक डिजिटल वॉलेट सर्विस है ऑफ नेपाल एंड होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा, इनके साथ, इन दोनों के साथ यहाँ पर फोन पे ने टाई अप करा, ताकि जो UPI का यूसेज है नेपाल में उसको बढ़ावा दिया जा सके एंड प्रोसेस एक लाई जा सके। इवन अगर आपको याद हो, नेपाल पेमेंट प्रोसेसर फोन पे के साथ भी इन्होंने टाई अप करा था फोन पे ने, ताकि UPI का जो यूसेज है वो नेपाल में बढ़ सके। तो बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड फिनटेक कंपनी फोन पे, इन्होंने पार्टनर किया ई सेवा के साथ, जो कि एक डिजिटल वॉलेट सर्विस है नेपाल में, एंड हान पोखरा जो कि होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल है, इनके साथ, करेक्ट। एंड ये बेसिकली एम क्या था कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके थ्रू UPI इन नेपाल। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो पार्टनरशिप थी 19th फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल की अंडर ये पार्टनरशिप, ये डील साइन करी गई इन नेपाल। ये ऑब्जर्व किया जाता है 19वां फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल 11 से 14 अप्रैल तक ऑब्जर्व किया गया। ये फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद अ थीम रहेगी टूरिज्म, कल्चर एंड फूड। ठीक है, थीम यहाँ पे जरूर मार्क करके चलेंगे। और फेवा कहाँ का? फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल नेपाल का। नेक्स्ट आ जाते हैं हार्वर्ड ऑनर्ड हुम विद द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल किनको दिया गया? वो है अवंतिका वंदनापू, राइट। ये अवंतिका वंदनापू याद रखेंगे, ये एक इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस हैं एंड इनको साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल से सम्मानित किया गया बाय SAA, साउथ एशियन एसोसिएशन के द्वारा एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन USA। एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बोथ एट इंटरनेशनल लेवल एंड एट नेशनल लेवल, इसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है इससे। ठीक है, एंड इन्होंने इंडियन OTT सीरीज में बिग गर्ल्स डोंट क्राई 2024 में भी अपना डेब्यू किया भी रिसेंटली, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम देख सकते हैं हार्वर्ड ऑनर्ड अवंतिका वंदनापू साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल से SAA के द्वारा दिया गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA में दिया गया। एंड इनके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन है बोथ एट इंटरनेशनल एट एन इंडियन लेवल, इसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंगमर दे वॉस, राइट। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये बेल्जियम से बिलोंग करते हैं एंड ये प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल इक्वेस्टेरियन फेडरेशन के। एंड इनको अभी यूनानिमसली अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ ASOIF, एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के। अभी रिसेंटली इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है यूनानिमसली। एंड ये 48th ASOIF जनरल असेंबली अभी हुई थी, इसके दौरान इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। कहाँ पे हुई थी? बर्मिंघम UK में ये असेंबली हुई थी एंड इसके दौरान इनको यहाँ पे यूनानिमसली अपॉइंट किया गया था। अगर इनकी बात करें, इनको इलेक्ट किया गया था फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025, करेक्ट। और 31 दिसंबर 2024 तक फ्रांसेस्को रिकी बिटी, जिनको ये रिप्लेस करेंगे, वो प्रेसिडेंट रहेंगे, जिनका ये 3rd टर्म है, राइट। मार्क करके चलेंगे। तो अभी अगर मैं पूछूं तो प्रेसिडेंट कौन है ASOIF के? तो अभी जो है वो है फ्रांसेस्को रिकी बिटी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रहेंगे यहाँ पर? वो है एंड्रयू रायन। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड में। एंड 1983 में इसको एस्टेब्लिश करा गया, राइट। फिर इसके बाद अगर बात करें इंगमर दे वॉस की,
इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ बेल्जियन सेनेट एडवाइजर 1989 में। देन ये डायरेक्टर जनरल बने ऑफ बेल्जियन इक्विस्टेरियन फेडरेशन 1990 से 1997। देन ये सेक्रेटरी जनरल बने ऑफ बेल्जियन इक्विस्टेरियन फेडरेशन फ्रॉम 1997 से 2011 तक। देन इन्होंने एफईआई को ज्वाइन किया 2011 में एज अ सेक्रेटरी जनरल टिल 2014। देन इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ एफईआई 14 दिसंबर 2014 को, एंड इनको रिलेक्ट कर लिया गया फॉर द सेकंड 4 ईयर टर्म इन 2018 फॉर द फाइनल टर्म फिर 2022। ठीक, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं एफएसआईबी। एफएसआईबी है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। इन्होंने रिकमेंड किया या फिर इन्होंने इलेक्ट किया मनोज मित्तल को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी एंड संजय शुक्ला को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। राइट, मार्क कर, नेशनल हाउसिंग बैंक के कौन बन गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर? वो हैं संजय शुक्ला। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं सिडबी के? वो है मनोज मित्तल। करेक्ट, मनोज मित्तल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं सिडबी के। राइट, यहीं पे ही इज करंटली सर्विंग एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईएफसीआई लिमिटेड। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे शिवा सुब्रमण्यम रमन को टू बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। यहीं पर अगर हम देखें यहीं पे हम देखें एफएसआईबी जो कि है क्या? फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। इन्होंने अभी संजय शुक्ला को अपॉइंट किया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। टेक अ नोट ऑफ दिस। करेक्ट, और अगर एफएसआईबी की बात करें, ये 1 जुलाई 2022 में केम इनटू फोर्स। ये इन्होंने रिप्लेस किया, एफएसआईबी ने रिप्लेस किया बैंक बोर्ड्स ब्यूरो को फॉर रिकमेंडिंग पर्सन्स फॉर अपॉइंटमेंट एज अ होल टाइम डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। एंड यहाँ पे चेयरमैन कौन है? भानु प्रताप शर्मा। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। राइट, अगर मनोज मित्तल की बात करें, इन्होंने सर्व किया एज द डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी फ्रॉम 2016 से 2021 तक। करेक्ट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जज अनिरुद्धा बोस। ये रिटायर्ड हैं। करेक्ट, एंड अभी याद रखेंगे जस्टिस अनिरुद्धा बोस रिटायर्ड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली सुप्रीम कोर्ट इंडिया से अभी रिसेंटली। एंड ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे सिंस 2019। एंड अब इन्होंने रिटायरमेंट के बाद इनको अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल अकेडमी। करेक्ट, ये काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर्स करती है जजेस के लिए। एनजेए की बात करें तो नेशनल जुडिशियल अकेडमी की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है। 1993 में इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। इसको फुल्ली फंड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के अंडर ये वर्क करती है। चेयरमैन रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी। लोकेशन कहाँ पे रहेगी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। नेशनल जुडिशियल अकेडमी। ठीक है, फिर यहीं पे अगर हम देखें, जैसे हमने देखा डीवाई चंद्रचूड़ चेयरपर्सन, लोकेशन भोपाल, मध्य प्रदेश। करेक्ट, नेक्स्ट आ जाते हैं हिंदुजा ग्रुप। हिंदुजा ग्रुप फर्म, इनको अभी सेबी का अप्रूवल मिला फॉर द ओनरशिप चेंज ऑफ रिलायंस वेल्थ। तो अभी याद रखेंगे सेबी ने अप्रूवल दिया है हिंदुजा ग्रुप ओन्ड एशिया एंटरप्राइज को फॉर अ चेंज ऑफ कंट्रोल इन रिलायंस वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड अंडर सेबीज रेगुलेशन गवर्निंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स। तो यहीं पे सबसे पहले याद रखेंगे सेबी ने अप्रूव किया था एप्लीकेशन, ताकि जो ये चेंज होगा ना उसको सबसे पहले सेबी ने अप्रूव दिया। देन उसके बाद इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड ने यहाँ पे बिड किया कि हम रिलायंस कैपिटल को मैनेज करेंगे अंडर सीआईआरपी प्रोसेस। ठीक है, फिर इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड ने बिड किया आफ्टर सेबी ने अप्रूवल दिया कि यहाँ पे कंट्रोल चेंज होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, रिलायंस सिक्योरिटीज का। फिर इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड ने बिड किया एंड उसके बाद आईएचएल का रेजोल्यूशन प्लान फॉर रिलायंस कैपिटल एनकम्पासेस रिलायंस वेल्थ अमंग अदर एंटिटीज। एंड यहाँ पे अपफ्रंट कैश अमाउंट पे करने की बात की गई 9,650 करोड़ रुपीस, ताकि जो रिलायंस सिक्योरिटीज है उसकी प्रोसेस को, उसकी मैनेजमेंट को अपने अंडर लाया जा सके। ये जो क्रिप प्रोसेस अगेंस्ट रिलायंस कैपिटल है ये इनिशिएट की गई थी नवंबर 2019 में एंड आईएचएल यहाँ पे हाईएस्ट बिडर रहा। इन्होंने रिसीव किया 99.6% मेजॉरिटी सपोर्ट फ्रॉम देयर क्रेडिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नासा एंड जापान। इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया टू एडवांस सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन।
तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन, इन्होंने अभी रिसेंटली जापान के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि है मासाहितो मोरियामा, इनके साथ एक अग्रीमेंट साइन किया ताकि ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की जा सके और ह्यूमंस को भेजा जा सके ऑन द मून। करेक्ट, नासा के हेडक्वार्टर में ये डील साइन हुई थी। एंड इस अग्रीमेंट के अंदर यूएसए दो एस्ट्रोनॉट्स को, जैपनीज एस्ट्रोनॉट्स को मून के सरफेस पे लैंड कराएंगे ऑन देयर लूनर मिशन। एंड यहीं पे याद रखेंगे, आउट ऑफ द 2 Japanese astronauts, one will become the first non-American to ever land on the moon. And under this agreement, जापान डिजाइन करेगा, डेवलप करेगा एंड ऑपरेट करेगा प्रेशराइज्ड रोवर को। नासा का काम क्या रहेगा? इनको लॉन्च करना एंड डिलीवरी करना ऑफ द रोवर टू द मून सरफेस। करेक्ट। इसके बाद याद रखेंगे, जापान जो नासा का फ्यूचर आर्टेमिस मिशन होगा उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा, वो भी हम आगे देखते हैं। करेक्ट। फिर यहीं पे याद रखेंगे, जो एक सोलर सी, इन एडिशन टू लोनर सरफेस एक्सप्लोरेशन, यूएसए ये कोलैबोरेट करेगा जापान के साथ फॉर देयर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। करेक्ट। एंड यहाँ पे यूएसए एंड जापान ये ऑल्सो कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑन जाक्सा के नेक्स्ट जनरेशन सोलर ऑब्जर्विंग सैटेलाइट सोलर सी पे, जिसका नेम है हाई सेंसिटिविटी सोलर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक सैटेलाइट। इसी के अलावा अगर आर्टेमिस की बात करें, जब जो मैंने अभी बताया कि जापान नासा के आर्टेमिस मिशन में भी पार्टिसिपेट किएगा, तो आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया था ऑन मून 2022 में। फिर आर्टेमिस 2 लॉन्च करने की बात की जा रही है 2025 में। करेक्ट। एंड यहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट्स को सेंड किया जाएगा, ये रिवॉल्व करेंगे अराउंड द मून, लैंड नहीं करेंगे। और आर्टेमिस 3 की बात की जा रही है जो कि 2026 में लॉन्च किया जाएगा एंड ये पहला क्रूड मिशन होगा जो कि लैंड करेगा ऑन मून। ठीक है, आर्टेमिस 3। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है नेशनल सेफ मदरहुड डे, 11 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं ताकि जो सिग्निफिकेंस है मैटरनल हेल्थ एंड वेलनेस, मैटरनल हेल्थ की, करेक्ट, जो बच्चों की मोर्टेलिटी रेट्स हैं उसको रिड्यूस करने में क्या काम किया जा सकता है, राइट, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए इंडिया में ये हम नेशनल सेफ मदरहुड डे ऑब्जर्व करते हैं 11 अप्रैल को। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है आपकी कस्तूरबा गांधी जी की। कस्तूरबा गांधी ये वाइफ थी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी की। इनका जन्म 11 अप्रैल 1869 को हुआ था। करेक्ट। इसीलिए यहाँ पे हम 11 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे। और इस बार 2024 में 155वीं बर्थ एनिवर्सरी थी कस्तूरबा गांधी की। यहीं पे अगर हम नेशनल सेफ मदरहुड डे की बात करें, इट इज इनिशिएटेड बाय WRA इंडिया, व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया में। करेक्ट। एंड इन 2003 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया 11 अप्रैल को हर साल हम ऑब्जर्व करेंगे नेशनल सेफहुड डे। राइट, मार्क करके चलेंगे। यहीं पर अगर हम डाटा देखें तो जो इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो 384 था पर 1 लाख बर्थ इन 2000, और यही अब कम करके कितना हो गया है 103 पर 1 लाख बर्थ इन 2020। वहीं पर अगर ग्लोबल ये डाटा देखें तो ग्लोबली 339 था पर 1 लाख बर्थ इन 2000 से ये कम करके हो गया है 223 पर 1 लाख बर्थ इन 2020। तो कहीं ना कहीं हम देखें जो इंडिया में मोर्टेलिटी कम हुई है वो 6.3% है, और ग्लोबली देखें तो 2.07% हमें रिडक्शन देखने को मिलता है इन द ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है कि जब आपका वीमेंस की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द बर्थ देते टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड पार्किंसंस डे। 11 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पार्किंसंस डे, एंड इट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द रिसर्च टुवर्ड बेटर थेरेपीज एंड क्योर फॉर द पार्किंसंस डिजीज। इसी को पैरालिसिस एजिटेंस बोलते हैं। एंड ये जो पार्किंसंस है ये किनके द्वारा टर्म दिया गया था? डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस के द्वारा। इन्हीं के नेम के बिहाफ पे इसको रखा गया है। 1755 से 1824 तक ये अलाइव थे एंड इन्होंने ही पहला डिस्क्राइब किया था पैरालिसिस एजिटेंस। करेक्ट। एंड ही डिफाइंड पार्किंसंस एज वन ऑफ द मेडिकल कंडीशंस, जिन्होंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था। इन एन आर्टिकल जो था एन एसे ऑन द शेकिंग पाल्सी 1817 में। इसका सिंबल है रेड ट्यूलिप विद अ फ्रिंज ऑफ वाइट। ये इसका ऑफिशियल सिंबल है पार्किंसंस डिजीज का। पहला वर्ल्ड पार्किंसंस डे हमने ऑब्जर्व किया अप्रैल में 1997 में।
ठीक है। और पार्किंसंस एक ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिससे हमारा जो ब्रेन की एबिलिटी है उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है। हमारा ब्रेन डोपामाइन नहीं बना पाता जो कि एक क्रूशियल केमिकल है हमारे मूवमेंट्स कंट्रोल करने के लिए, हैप्पीनेस कंट्रोल करने के लिए। एंड अभी तक कोई भी क्योर हमें नहीं मिला है पार्किंसंस का। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट सेगमेंट, ये जो हम बच्चे बहुत ज्यादा इसको लाइक करते हैं, वन लाइनर्स। चलिए स्टार्ट करें। इंडिया एंड मॉरिशियस अमेंडेड द डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। काबिल एंड CSIR IMMT इन्होंने साइन किया एक MOU फॉर टेक्निकल एंड नॉलेज कॉपरेशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें बाय सब्जेक्ट्स तो JNU ने रैंक किया टॉप, एंड इंडिया में टॉप किया इन्होंने फॉर डेवलपमेंट स्टडीज। WTO प्रोजेक्ट्स ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम टू ग्रो बाय 2.6% 2024 में। IPBB ने इंट्रोड्यूस किया आधार ATM सर्विस फॉर कन्वीनियंट कैश विड्रॉल्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट किया इंडिया का GDP ग्रोथ फॉरकास्ट टू 2024 टू 7%। NIIF ने इन्वेस्ट किया $200 मिलियन इन IBUS टू बूस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ICICI लोम्बार्ड ने पार्टनर किया विद पॉलिसी बाजार टू ऑफर देयर इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म। फोन पे ने पार्टनर किया विद एसेवा एंड हान पोखारा टू प्रमोट UPI पेमेंट्स। देन हार्वर्ड ऑनर्ड अवंतिका वंदनापू साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल से। बेल्जियम के इंगमार दे वॉस इनको इलेक्ट किया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ASOIF। FSIB ने इलेक्ट किया मनोज मित्तल को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SIDBI एंड संजय शुक्ला को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHB। सुप्रीम कोर्ट जज अनिरुद्धा बोस ये रिटायर्ड हैं, करेक्ट, एंड इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ NJ, राइट। इन्होंने रिटायरमेंट ले ली एंड इनको फिर डायरेक्टर अपॉइंट किया गया NJA का, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। देन हिंदुजा ग्रुप फर्म इनको सेबी का अप्रूवल मिला फॉर ओनरशिप चेंज ऑफ रिलायंस वेल्थ एंड इन्होंने यहाँ पे बिड भी लगाई इसके लिए। देन नासा एंड जापान इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया टू एडवांस सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, राइट। जापान फिर नासा को एस्टिमिस प्रोग्राम में भी आगे हेल्प करेगा। देन नेशनल सेफ मदरहुड डे की बात करें तो 11 अप्रैल जो कि कस्तूरबा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। एंड वर्ल्ड पार्किंसंस डे की बात करें तो 11 अप्रैल। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड फॉर द प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2024। प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज ये वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनर दिया जाता है आर्किटेक्ट्स को, राइट। एंड अभी राइकेन यामामोतो ये जापान से बिलोंग करते हैं, ये 53rd लॉरेट बने जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से, राइट। ये 53rd इंडिविजुअल एंड 9th जैपनीज आर्किटेक्ट बने जिनको इससे सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर इनको $100,000 प्लस एक ब्रॉन्ज मेडलियन से भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, when was the UN International Women's Day observed across the globe with the theme Invest in Women Accelerate Progress। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 8 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं और हमने थीम देख ली है, इसकी थीम क्या रहेगी? इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है who authored the book that is the global trade paradigm rethinking international business in the post pandemic world। तो ये बुक किनके द्वारा ऑथर की गई? अरुण कुमार के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, द ग्लोबल ट्रेड पैराडिम रीथिंकिंग इंटरनेशनल बिजनेस इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च VMC वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एक सिविक बॉडी है गुजरात की, इसने कितना अमाउंट रेज किया बाय इशुइंग एशियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, राइट, ये बॉन्ड रहेगा, मतलब ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये अमाउंट यूज किया जाएगा इस बॉन्ड का अमाउंट कितना रहेगा आपसे वो पूछा गया है। तो 100 करोड़ का बॉन्ड रहेगा और बॉन्ड है तो यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा जो है 7.9%, करेक्ट। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अपनी स्टेट का खुद का गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? सी स्पेस। OTT होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। OTTs जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, फिर आपका जी, करेक्ट, ये आपके HBO, ये आपके OTT प्लेटफॉर्म है, राइट। तो सिमिलर नाम से एक सिमिलर टाइप का एक सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, केरला स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया और इसको मैनेज कौन करेगा? इसको मैनेज करेगा कौन? केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, किस कंट्री के कोस्ट गार्ड ने अलॉन्ग विद इंडियन कोस्ट गार्ड अभी सी डिफेंडर्स 24 एक्सरसाइज को कंडक्ट करा, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। लोकेशन क्या रहेगी जहां पे कंडक्ट कराया गया? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड एंड US
कोस्ट गार्ड के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। इन दोनों ने मिलकर इस एक्सरसाइज को कराया। क्या नाम रहेगा एक्सरसाइज का? सी डिफेंडर्स, राइट। लोकेशन अभी हमने देखी, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड नेटो एंड इनकी 32nd मेंबर बन गई है ये, तो ये रहेगी स्वीडन। स्वीडन अभी 32nd मेंबर बन गया है नेटो का। एंड याद रखेंगे नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक हम बोले तो मिलिट्री अलायंस है, राइट। किसी भी एक कंट्री पे अगर अटैक होता है तो बाकी 31 कंट्रीज पे भी अटैक इसको समझा जाएगा, राइट। एंड यूक्रेन को भी इसका मेंबर बनाने की बात चल रही है। एंड नेटो के साथ ही रशिया की वॉर चलती रहती है। इवन अभी व्लादिमीर पुतिन जब वो अपने 5th टर्म के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए तो उन्होंने बोला कि नेटो के साथ वर्ल्ड वॉर 3 बहुत ही पास है अगर सेम सिचुएशन बनी रही तो। नेक्स्ट, हाउ मेनी विनर्स हैव रिसेंटली वन द फर्स्ट नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रेजेंटेड बाय पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो अभी 23 क्रिएटर्स को यहाँ पर नेशनल क्रिएटर अवार्ड, जिसका फर्स्ट एडिशन था, नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें 3 इंटरनेशनल क्रिएटर थे और 20 इंडियन क्रिएटर्स थे, राइट। इंडियन ऑडियंस को इन्होंने इम्पैक्ट किया है, राइट, सोशली भी, आपका मेंटली भी, इवन हमारे कल्चर को प्रमोट किया, उसके लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया। Next, which company has recently announced the unveiling of the first AI product called Thea, जो कि एक वीडियो AI डेवलपर प्लेटफॉर्म रहेगा। तो ये थिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इन्फीबीम एवेन्यूज के द्वारा इस थिया को लॉन्च किया गया। ये पहला AI डेवलपर प्लेटफॉर्म रहेगा थिया, ठीक है, थिया। अब इससे क्या होगा? आप वीडियो का एनालिसिस कर सकते हैं बहुत इजीली। वीडियो एनालिसिस में ये बहुत काम आएगा। एंड जैसे स्पोर्ट्स का एनालिसिस, स्पोर्ट्स वीडियो का एनालिसिस, राइट, ट्रैफिक्स का एनालिसिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो गवर्नमेंट आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, फॉर एग्जांपल आपका रोड को मैनेजमेंट, राइट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, रिटेल स्टोर्स का, मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का, ट्रैफिक मैनेजमेंट का, क्राउड कंट्रोल का, तो उसमें ये वीडियो एनालिटिक्स के लिए ये थिया बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम? विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की गई अभी रिसेंटली झारखंड के द्वारा। इस स्कीम के अंडर कोई भी विडो अगर अपने हस्बैंड के जो डेथ सर्टिफिकेट पे डेट है उसके 1 ईयर के अंदर अगर शादी कर लेती है तो उनको 2 लाख रुपए यहाँ पे सरकार की तरफ से मिलेंगे। एक और कंडीशन है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए एंड कोई भी वो अपना टैक्स नहीं भरती होनी चाहिए, इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए, राइट, और या फिर उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए किसी चीज़ की, तब वो उस कंडीशन में 2 लाख रुपए उनको मिलेंगे। इवन इससे रिलेटेड अभी न्यूज़ आई थी कि नहीं, वो दूसरी थी, उसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट विद सेंट्रल वाटर कमीशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स। डैम्स की सेफ्टी के लिए कैसे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, कैसे डैम की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे जो डैम से हम वाटर कलेक्ट करते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें। एंड इसके लिए एक MOA साइन किया गया था, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। पूछा जा रहा है किस इंस्टीट्यूट ने ये MOA साइन किया था, तो यह है IISc बैंगलोर ने, करेक्ट। और इवन आप देखेंगे तो IISc बैंगलोर कहां पर है? कर्नाटका बैंगलोर में। तो बैंगलोर में तो अभी कितनी वाटर क्राइसिस आपको देखने को वहां पे मिल रही है। नेक्स्ट, CCS कमेटी कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इन्होंने अप्रूव किया फंड वर्थ हाउ मच अमाउंट फॉर एन इंडिजीनियस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट प्रोजेक्ट फॉर द इंडियन एयर फोर्स। तो कितना अमाउंट अलोकेट किया? CCS ने 15,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए फॉर 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट फॉर द इंडियन एयरफोर्स, राइट। एंड ये जो AMCA प्रोजेक्ट रहेगा इसका एम रहेगा कि आने वाले 5 साल में बिफोर 2030 पहला प्रोटोटाइप ऑफ AMCA हम लॉन्च कर दें। मतलब 5 से 6 ऐसे AMCA यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई जो कि इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। एंड जो पहला प्रोटोटाइप रहेगा उसको 2026 तक यहाँ पे रोल आउट करने की बात की गई। नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज रिसेंटली लॉन्च नीति आयोग्स नीति फॉर सेल्स स्टेट्स प्लेटफॉर्म। आई रिपीट, किस यूनियन मिनिस्टर ने भी लॉन्च किया नीति आयोग्स नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म? ये नीति फॉर स्टेट्स क्या है? बेसिकली हम एनालिसिस कर सकें स्टेट्स के डाटा का एंड जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक बेटर रिफाइंड डाटा दे सकें जिसका वो एनालिसिस करके, राइट, उस एनालिसिस के बेसिस पे बेटर डिसीजंस ले सकें
एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस किया जा सके, राइट। तो पूछा जा रहा है कि जो नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म है, नीति आयोग के द्वारा जो लॉन्च किया गया, किस यूनियन मिनिस्टर ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया था? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रहेंगे। नेक्स्ट, अभी किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने लॉन्च किया आई हब, राइट, एंड धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये आई हब कहाँ पर रहेगा, किस आईआईएम में रहेगा? तो ये आईआईएम संबलपुर में है। आईआईएम संबलपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में है, करेक्ट। एंड ये आई हब लॉन्च किया गया था बेसिकली अभी रिसेंटली, राइट, एंड ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव। ये कहाँ पर हुई थी? आईआईएम संबलपुर उड़ीसा में। 1 मार्च को इसको लॉन्च किया गया। फिर इसी के साथ साथ आईआईएम संबलपुर ने एक एमओयू भी साइन किया, किसके साथ? आईजी ड्रोन्स के साथ। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम, ये रिसेंटली न्यूज में था, डेवलप किया गया किस कंट्री के द्वारा? दूसरा, साइमन हैरिस, ये रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? थर्ड, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2024? चौथा, पीटर हिग्स, ये रिसेंटली इनका निधन हो गया, इनको नोबेल प्राइज मिला था किस रिसर्च के लिए? पांचवा, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर की गई? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.